सर may I come in? Thank you sir. Good afternoon sir. Good afternoon sir. Good afternoon sir. बैठिए। Thank you sir. आदित्य सोनी, जी सर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर मेरा नाम आदित्य सोनी है, मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग सागर से ही कंप्लीट करी है। मैंने अपनी 10th पर्ल पब्लिक स्कूल से वर्ष 2013 में कंप्लीट करी है। इसके पश्चात मैंने अपनी 12th CVS कॉन्वेंट स्कूल मकरोनिया सागर से वर्ष 2015 में कंप्लीट करी है। सर इसके पश्चात मैंने एक वर्ष का ड्रॉप लिया था। सर इसके पश्चात मैंने अपनी स्नातक की उपाधि वर्ष 2021 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पूर्ण करी है। सर उसके बाद पश्चात मैं निरंतर जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ADPO की परीक्षा के लिए मेरा प्रथम प्रयास था और सर मेरा प्रथम साक्षात्कार भी है। मेरी अभिरुचि है बैडमिंटन खेलना। आपका जन्म स्थान कटनी है? जी सर। ना, कटनी का पुराना नाम क्या है? सर इसे मुड़वारा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कटनी में चूना काफ़ी पाया जाता है ना? जी सर। तो क्या रीज़न है चूना क्यों पाया जाता है और कोई दूसरा मटेरियल क्यों नहीं? सर कटनी जो विंध्याचल रेंजेस पे बसा हुआ है और वहाँ पर चूने की जो मात्रा अधिक है, इसलिए सर वहाँ पर चूना पाया जाता है। चूने की मात्रा अधिक क्यों है विंध्याचल रेंज में, क्या रीज़न है? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। नॉलेज है आपको थोड़ा बहुत, कुछ दिमाग में आ रहा हो? अच्छा ये बताइए। सर एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं अप्रॉक्सीमेट। सर सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बार पढ़िएगा आप इसके बारे में। जी सर, मैं ज़रूर लुकआउट करूँगा जाने के बाद। अच्छा मैं आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स बताता हूँ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। इनको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, उत्तर से दक्षिण की ओर। सर सबसे पहले नीमच, देन उसके बाद मंदसौर, देन रतलाम, देन झाबुआ। श्योर है? ये तो वही क्रम है जो मैंने आपको बताया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ये भी बताइएगा। सर आप ICJ के बारे में बात ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ICC। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अपने संविधान में स्टेट कहाँ कहाँ डिफाइंड है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 152 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। इसमें सर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 12 में डिफ़ाइन किया हुआ है और बाकी 36 और 152 में ये कहा है कि जो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है वही आर्टिकल 36 और 152 के पर्पस के लिए वही रहेगी। अच्छा ये बताइए कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं, जी सर, वो लोकसभा से होना कंपलसरी है या राज्यसभा से भी हो सकते हैं? जैसे अपने नरेंद्र मोदी तो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, वो तो लोकसभा से हैं। क्या कोई राज्यसभा से भी कोई मेंबर हो सकता है डायरेक्ट भारत का प्रधानमंत्री? नहीं सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो राज्यसभा में जो व्यक्ति जो सब मेंबर चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाते हैं। इस कारण से सर लोकसभा में जो प्रधानमंत्री है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही होने चाहिए। अच्छा, तो फिर मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोलेंगे आप? चलिए अच्छा ये बताइए आपकी, मैं श्योर नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बैडमिंटन आप खेलते हैं ना? जी। अभी पिछले महीने की बात है, इंडिया के 2 प्लेयर्स जिनका फास्टेस्ट शॉट का रिकॉर्ड बना, ठीक है, फास्टेस्ट हिट करी उनने बैडमिंटन में, ठीक है, इंडियन प्लेयर हैं, वो नाम बता सकते हैं आप? सर मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है सर। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, क्या थे? सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो संवैधानिक वैधता है उसको ख़त्म कर दिया है। यह सर हमारे आर्टिकल 19(1)(a) जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर रहा था। सर वर्ष 2016 में अरुण जेटली के द्वारा एक योजना लेकर आई गई थी जिसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी थी उसको कम करने का प्रयास किया गया था और जो कैश के माध्यम से जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है उसे रोकने का प्रयास किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो योजना है उसमें किसी भी राजनीतिक दल को जो चंदा दिया जाता है
वो या तो चेक के माध्यम से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही दिया जा सकता था। इस कारण सर यही योजना थी और अभी हमारी संवैधानिक पीठ है उसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि हमारा ये राइट टू नो का भी वायलेशन करती थी। ये 307 का जो पनिशमेंट होता है ये क्या है? 307 की ट्रायल आईपीसी। सर ये अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है ना, तो इसलिए 307 हुआ। जी सर। और अगर इसी क्रम में अगर उसकी उसकी मृत्यु हो जाती तो वो फिर कौन से सेक्शन में पनिश होता? सर फिर 302 लग जाती। अगर सर अगर कल्पेबल होमिसाइड क्या मर्डर होता, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता, क्या होता? सर उसमें 307 का अपराध अगर आगे बढ़ता तो फिर वो क्या कहा जाएगा, क्या होता? सर उसमें ग्रेविटी देखी जाती। अगर वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ रहा है तो उसे फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंडित किया जाता। पूछा कि अगर 307 में कन्विक्ट होगा और अगर वो वाकई में जिसके साथ जो विक्टिम के साथ 307 हुआ है उसकी डेथ हो जाती तो फिर वो कौन से सेक्शन में कन्वर्ट होता? सर ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में जाता। आपराधिक मानववध जी सर। जो हत्या है। जी सर। ऐसा? जी सर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सर उसमें 2 एक्सप्लेनेशन है 299 कोई में। एक एक्सप्लेनेशन ऐसा जो 307 से कनेक्ट होता है, मालूम है? सर मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, 304 पार्ट 1 और 304 पार्ट 2 जी सर। आईपीसी, जी सर। इनमें क्या अंतर है? सर इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का डिफरेंस है, व्यक्ति के इंटेंशन का। अगर कोई कार्य ऐसे किया जाता है सर इंटेंशन के साथ में, नॉलेज के साथ में कि व्यक्ति की हत्या कारित होगी, ग्रेविटी ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो सर फिर 304 पार्ट ए में पनिशमेंट दी जाती है। और अगर नॉलेज है व्यक्ति को कि उसके कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति की डेथ कारित हो सकती है तो फिर सर 304 बी में उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। बस इतना ही है? सर मैं भी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि किसी केस में डेथ पेनल्टी दी गई और जी किसी सर। केस में आजीवन कारावास दिया गया, तो राज्य सरकार उसे कम कर सकती है डेथ पेनल्टी को और आजीवन कारावास को, जिसमें मुलजिम ने से भी कंसेंट नहीं ली गई? सर कर सकती है। क्या प्रोविजन है? सर कम्यूटेशन। मुलजिम ने भी कंसेंट नहीं दी और कोर्ट ने तो डेथ पेनल्टी दी हुई है उसको। सर मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कम्यूटेशन की पावर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। और सर मैं थोड़ा सा कंसेंट को लेके कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में। तो कोई एक्यूज कंसेंट देगा कि मुझे फांसी पे लगा दी जाए? सर नहीं, ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है सर। तो सहमति नहीं हुई तो? सर तो भी सर कर सकती है, मैं जहाँ तक थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है आदित्य, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बना इसके संबंध में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष माननीय हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। जी सर। इसके अलावा और कौन कौन से मेंबर थे, नाम बताइए। सर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं जी। सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट्स है आपकी आईपीसी में जो बताती हैं प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर होगा। एक इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी है, असंभवता का सिद्धांत, क्या कहता है? सर सॉरी सर, मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ प्रोविज़न। मोटर व्हीकल एक्ट आपने पढ़ा होगा। जी सर। अगर कोई माइनर गाड़ी चलाता है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है तो क्या दंड देंगे उस माइनर को? सर एक तो उनके पेरेंट्स की लाइबिलिटी बनेगी तो उनको भी दंडित किया जाता है। कितना दंड? सर मुझे पनिशमेंट रिकॉल नहीं हो रही है अभी। और सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट कंक्लूसिव प्रिजम्पशन से रिलेटेड है। किन किन चीज़ों की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन की जाती है यहाँ पे?
चलिए सॉरी सर, मैं एक रिकॉल व्यक्ति नहीं है कर पा रहा हूँ प्रोविज़न। जो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन वो मैरिड होने के बाद भी किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, जिसके बारे में इस मैरिड पर्सन की वाइफ को पता चल जाता है। कौन सा ऑफेंस और महिला रिपोर्ट कर देती है अपने पति की, कौन सी सेक्शन में ऑफेंस हुआ? सर वो जो महिला है वो वाइफ सॉरी, है। जी सर। वाइफ शिकायत कर देती है कि मेरा पति किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, और इसकी एफआईआर कराती है या करने पहुंच जाती है। आप पुलिस वाला आपसे पूछ रहा है कि किस सेक्शन में एफआईआर लिख लें, क्योंकि आप असिस्ट करोगे ना पुलिस को वहाँ। जी सर। कौन सी सेक्शन में लिखवाओगे एफआईआर? सर ये कोई अपराध नहीं होगा। नहीं होगा अपराध? नहीं सर। महिला को क्षुब्ध कारित नहीं हो गया? फिर ये क्या हुआ? मतलब ऐसे रह सकते हैं? मतलब इस पे रहने पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ भी नहीं होगा? फिर सॉरी सर, मैं प्रोविज़न रिकॉल नहीं कर पा रहा डाइवोर्स हूँ। का आधार बन सकता है क्या? जी सर, ये डाइवोर्स का आधार बन सकता है। एक महिला है, क्या वो किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर सकती है? जी सर, कर सकती है। कैसे? सर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जुवेनाइल सॉरी सर पॉस्को एक्ट में डिफ़ाइन किया हुआ है। और सर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो पेनिट्रेशन है वो किसी भी माध्यम से कॉज किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। ओके।